हाय गाइस, वेलकम अगेन टू सुपीरियर क्लासेस। आई एम जी वादिम। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। पिछली क्लास में हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में बात की थी और ओम्स लॉ में हम यहाँ पहुंचे थे, यानी कि ओम्स लॉ के लास्ट पॉइंट पे, जिसमें हमें पता चला था कि पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा क्या, आई आर, वी इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे हमें पता है कि V है पोटेंशियल का डिफरेंस जिन दो टर्मिनल्स के बीच में करंट का फ्लो हो रहा है उनका पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है। ठीक, I है अमाउंट ऑफ करंट जो एमीटर की रीडिंग होगी और R है रेजिस्टेंस कि उस कंडक्टर में करंट के फ्लो को कितना रेजिस्ट किया जाएगा, कितना विरोध किया जाएगा, कितना अपोज किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो बात की थी, ये ओम्स लॉ का एक फॉर्म है V इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ पे एक नई चीज निकल करके आई थी। हमने जाना था कि पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने पे करंट इंक्रीज होती है ना। हमने जाना था कि पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे करंट इंक्रीज होएगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है ये दोनों एक दूसरे के। लेकिन हमने जब प्रैक्टिकल किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, उसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव किया इक्वलिटी के साइन के साथ, तो यहाँ पर कांस्टेंट आया V इक्वल्स टू आर आई लिखा था मैंने, इस बार आई आर लिख दिया है। तो यहाँ जो R है ये क्या है, रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने कल बात की थी। हमने कहा था कि अगर किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है, अच्छा हमने पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ वाटर के फ्लो को समझा था, तो मैं पहले उसी का एग्जांपल इसमें भी दे देता हूं। एक पाइप है, पाइप के अंदर वाटर का फ्लो हो रहा है। ठीक, पाइप के अंदर वाटर का फ्लो हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर कुछ चीजें एक्स्ट्रा उसकी वॉल पे जमा हो जा रही है, इकट्ठा हो जा रही हैं। तो जैसे जैसे वो चीजें इकट्ठा होंगी, पाइप के अंदर से वाटर के फ्लो में प्रॉब्लम आएगी, और जितना ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगी उतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। पूरा ब्लॉक कर ले जाएगा तो वाटर का फ्लो हो ही नहीं पाएगा। ये क्या है, ये विरोध है, ये अपोज है। किस चीज का, वाटर के फ्लो का, यानी कि ये रेजिस्टेंस है। उसके अंदर पाइप में अगर कचरा जमा हो जा रहा है तो पाइप के अंदर का जो कचरा है जो इकट्ठा हो जा रहा है, वाटर के फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है। ये है विरोध, ये है प्रतिरोध, ये है रेजिस्टेंस। ठीक, ऐसे ही किसी कंडक्टर से जब करंट का फ्लो होता है, जब चार्जेस का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो इसके फ्लो को प्रमोट कौन करता है, इसके फ्लो को प्रमोट करता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसके फ्लो को प्रमोट करता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये कहता है कि मैं पुश कर रहा हूं, जाओ, धक्का देता है। ठीक, लेकिन उसके करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है, रेजिस्ट करने का काम करता है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। उस प्रॉपर्टी का नाम है रेजिस्टेंस। अब ये हमारे लिए कई बार एक प्रॉपर्टी है, मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी है। तो अब कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि हमें विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट हमें चेंज करना होता है करंट को। और अगर हमें करंट को चेंज करना है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करना है, तो हम रेजिस्टेंस से काम चलाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस नाम की भी चीज है, जिसको मैंने उस दिन यहाँ पर जब सिंबल्स बता रहा था मैं आपको, तो मैंने रियोस्टेट नाम के एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया था आपको, जिससे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक, तो ये था विरोध, ये था प्रतिरोध। ठीक, अगर मेरे पास एक सर्किट है जिसपे बैटरी लगी हुई है। ठीक, ये कोई बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। इस पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी में यहां पर एक एमीटर यूज कर रहे हैं हम। क्या, करंट को मेजर करने के लिए यहां पर एक एमीटर यूज कर रहे हैं, और यहां एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B।
ठीक, ये है हमारा सर्किट। इस सर्किट में मेरे पास कई डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। जैसे मेरे पास एक वायर है जो कॉपर वायर है। ठीक, मेरे पास एक वायर है जो आयरन की वायर है, और एक वायर है, कुछ चीजों को ध्यान में रखने के लिए मैं सारी वायर्स सेम शेप एंड साइज की, यानी सेम थिकनेस की, सेम लेंथ की ले रहा हूं, क्योंकि इस पे आगे मुझे बात करनी है। ठीक, आयरन की वायर थी, ये निकल हो गया। उसके बाद मेरे पास एल्यूमिनियम वायर हो गई। डिफरेंट टाइप की वायर्स हैं। मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। ठीक, ये सारी चीजें एक एक करके मैं ला करके सर्किट में, ये सर्किट इनकम्प्लीट है, सर्किट इनकम्प्लीट है। ये पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव एंड से करंट का फ्लो होगा, कौन से, कन्वेंशनल करंट का। और सर्किट इनकम्प्लीट है, यहाँ पर जब पोटेंशियल का डिफरेंस इसको नहीं मिल रहा है। ठीक, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, ये कहाँ मिल पा रहा है इसको, तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए मैं एक बार कॉपर वायर को यहाँ पर लाके प्लेस करूँ। फिर एमीटर की रीडिंग देखें, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है सर, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। फिर यहाँ पर आयरन वायर को ला करके पुट करें, फिर एमीटर की रीडिंग देखें। निकल वायर को ला करके पुट करें, फिर रीडिंग देखें। एल्यूमिनियम को पुट करें, फिर रीडिंग देखें। इस बल्ब को ला करके यहाँ पर रखें, बल्ब ग्लो करेगा, फिर रीडिंग देखें। जाहिर सी बात है, हर एक मटेरियल के वायर का रेजिस्टेंस डिफरेंट है। हर एक मटेरियल के वायर का रेजिस्टेंस डिफरेंट है, और यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने के बावजूद एमीटर की रीडिंग चेंज हो रही है। जो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस कम है, और एमीटर की रीडिंग ज्यादा आ रही है, मतलब करंट का फ्लो ज्यादा हो रहा है। और जो कम अच्छा कंडक्टर है, यहां पर मैं ला करके प्लास्टिक मटेरियल यहाँ पर ला करके इस स्केल को ला करके ज्वाइन कर दें, यहाँ पर इस मार्कर को ज्वाइन करने लगे, इस तरह की चीजें जो कंडक्टर नहीं है, तो एमीटर की रीडिंग जीरो हो जाएगी। एमीटर की रीडिंग जीरो हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जो जितना अच्छा कंडक्टर उतनी ज्यादा रीडिंग, यानी उसका रेजिस्टेंस उतना कम और उसकी एमीटर की रीडिंग उतनी ज्यादा, करंट का फ्लो उतना ज्यादा। जो जितना बुरा कंडक्टर या फिर नॉन कंडक्टर, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, करंट का फ्लो उतना कम, और एमीटर की रीडिंग वैसे ही कम होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। मतलब कि मटेरियल्स पे डिपेंड करता है, हर चीज का अपना रेजिस्टेंस अलग होता है, और यही डिफाइन करता है कि कौन सा मटेरियल गुड कंडक्टर है, कौन सा बैड कंडक्टर है, कौन सा कंडक्टर है ही नहीं यानी नॉन कंडक्टर है, कौन सा सेमी कंडक्टर है। इस तरह की चीजें यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक, क्लियर है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और इसको जॉर्ज साइमन ओम सर के रिस्पेक्ट में इसका जो यूनिट दिया गया, रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इसके जो मेजरमेंट की यूनिट है वो है ओम। ओम इसको डिनोट करते हैं इस साइन के साथ। ठीक, ये ओम का साइन है, रेजिस्टेंस का साइन है। क्लियर, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ठीक, अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया, विरोध के बारे में पता चल गया कि कचरा फंस जाता है अगर पाइप में तो वाटर फ्लो का रेजिस्टेंस होता है, और मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, वो तो कितना करंट को, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करेगा। कुछ फैक्टर्स तो अफेक्ट करते होंगे, कुछ तो रीजन होगा। एक तो रीजन है जो मटेरियल चेंज हो रहा है, मटेरियल के चेंज के रीजन को क्या कहें हम। एक रीजन और हो सकता है, एक रीजन और हो सकता है टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर अगर सबका सेम रखा जाए तब ये सारी बातें बनती हैं। क्लियर, टेम्परेचर चेंज ना किया जाए, क्योंकि टेम्परेचर चेंज के साथ भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर पे भी इसकी डिपेंडेंसी है।
आइए देखते हैं कि और कौन से फिजिकल फैक्टर्स हैं जिन पे इसकी डिपेंडेंसी होती है, किसकी, रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर पुट करके देख ली थी। अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ और चीजें यहाँ पर कुछ और काम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक ठीक, मेरे पास एक कंडक्टर है एल लेंथ का, कंडक्टर है ए बी। मेरे पास एक एल लेंथ का कंडक्टर है ए बी। मैं ए प्राइम बी प्राइम कह दे रहा हूं क्योंकि यहां पर ला करके मुझे रखना है, तो फिर दो चीजों का नाम ए बी कैसे रखा जाए भाई, है ना। मेरे पास एक कंडक्टर है ए बी। मैंने ये हम सीख चुके हैं कि जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो एमीटर की रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा मैं आगे। ठीक, यहां पर इस कंडक्टर को ला करके ए बी पर पुट करें, यहां पर सेट करें ताकि सर्किट कंप्लीट हो, और एमीटर की रीडिंग नोट करें, एमीटर की रीडिंग नोट करें। उसके बाद जो ये लेंथ है, इसके डबल लेंथ का वायर, ये एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी का है और हम करके भी देखेंगे इसको। इस क्लास में ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, अलग से शॉर्ट्स के अंदर इन एक्सपेरिमेंट्स को जैसे हम कर रहे हैं सीक्वेंस में वैसे ही करते चलेंगे जो आपके एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट्स हैं। मैंने इसके डबल लेंथ का वायर ले लिया। ठीक, इस डबल लेंथ के वायर को, सेम मटेरियल है, सेम थिकनेस है, सेम मटेरियल है, सेम थिकनेस है, और इसके डबल लेंथ के वायर को मैंने इसको कह दिया कि यहां पर ला करके पुट कर दिया जाए, इसके सर्किट को इस कंडक्टर से कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक, कर दे रहे हैं सर। जब इसको ला करके यहां पर पुट करेंगे, फिर से मीटर की रीडिंग आप नोट कीजिए। होगा क्या, होगा ये कि एमीटर की रीडिंग डिक्रीज कर जाएगी, एमीटर की रीडिंग डिक्रीज कर जाएगी, मतलब करंट डिक्रीज कर जा रहा है। करंट डिक्रीज किया मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया है, यानी कि लेंथ को बढ़ाने के साथ, लेंथ को इंक्रीज करने के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है सर, इंक्रीज कर जाता है और अमाउंट ऑफ करंट डिक्रीज कर जाती है। ठीक, यानी कि मैं कह सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L। कह सकता हूं जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाऊंगा R बढ़ेगा, करंट कम होगा। बहुत ज्यादा मैं बताऊं एक बचपन की बात, बहुत छोटा था, काफी शौक था, सेकेंड थर्ड क्लास में पढ़ने लगा था, तो शौक इस बात का था कि जो हमारे पास गेम वगैरह हमको दिए जाते थे वो खेलने के लिए, या फिर कोई टॉय कार आ गई, इस तरह की जो भी चीज़ें होती थी ना, तो उनको पहले तो बहुत अच्छे से संभाल करके यूज़ करता था, लेकिन ख़राब होने पर, बिगाड़ता नहीं था, ख़राब होने पर या लगे ख़राब हो रही है, जब मन आया, जब उससे मन भर गया सामान का, फिर क्या करते थे, उन चीज़ों को तोड़ फोड़ करके और उसके अंदर की मैकेनिक्स देखते थे, क्या मैकेनिज्म इसके अंदर यूज हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कैसे यूज हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता था, बस शौक था, क्या ही जान सकते थे उस टाइम पर। ठीक, होता क्या था कि मेरे पास एक सेल था, वही निप्पो सेल। ठीक, छोटा सा सेल होता है सर, ठीक है। इस सेल से बल्ब भी था, बल्ब को हम जलाते थे। ठीक, लेकिन अब था क्या कि बल्ब कौन सा, इस तरह का होता था। ठीक, इसके दोनों टर्मिनल्स ऐड करने होते थे। अब हुआ क्या कि मेरा ये जो वायर है ये टूट गया, ये टूट गया, और हुआ कि अब मेरे सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल तक ये पहुंच नहीं रहा है, तो ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। और मेरे पास एक बहुत लेंदी वायर थी, लंबी सी, और काफी हैवी वायर थी। ठीक, जैसे कि ये वायर अगर आपको दिख रही हो, ठीक, इस वायर को ऐसे टाइप की वायर, ठीक, अब ऐसे टाइप की वायर, वो भी 6 से 7 मीटर लंबी, मैंने कहा मैं इससे जलाता हूं बल्ब को। ठीक है, वायर के एक एंड पे मैंने ये सिंपल सा बल्ब लगाया और वो 5 रुपए वाली सेल को दूसरे एंड पे लगाया। फिर मैं कह रहा जल क्यों नहीं रही है, ये देखा कह रही ये क्या कर रहे हो। फिर
पता चला कह रहे हैं कि इतने लंबे वायर में करंट कैसे जाएगा, उसके अंदर ही ज्यादा कुछ उन्होंने नहीं बताया, ज्यादा कुछ उनको भी शायद पता ना रहा हो, कितना पता था कितना नहीं आई डोंट नो। ठीक, मुझे कोई आइडिया नहीं इस बात का कि उनको इसके बारे में कितनी चीजें पता थी, बट उन्होंने कहा कि इतने बड़े सेल से इतनी लंबी वायर वहां तक करंट नहीं पहुंचेगा, बल्ब नहीं जलेगा। ठीक, क्यों नहीं जलेगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता था, बट अब देखिए समझ में आ रही है चीजें। जब पढ़ा मैंने यहाँ पर कि लेंथ के साथ साथ क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस वही है, रेजिस्टेंस आप बढ़ाते चले जा रहे हो। 20 मीटर की वायर में 5 रुपए वाली सेल में 20 मीटर की वायर लगा दिया, वो भी इतनी हैवी वायर है, और इस हैवी वायर को लगा करके बल्ब को जलाने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पास मोटर भी था जो एक टॉय कार से निकला हुआ था, उसको मैं चलाने की कोशिश करता था, फैन बनाने की कोशिश करता था। ये सारी चीजें हम सब करते हैं बचपन में, लेकिन क्या था कि लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज हो जाती थी, रेजिस्टेंस बढ़ जाता था और करंट का फ्लो डिक्रीज कर जाता था। तो इतना करंट फ्लो ही नहीं होगा कि वो बल्ब ग्लो करे, है ना। तो इतना करंट जब फ्लो नहीं होगा कि बल्ब ग्लो करेगी, तो करेगी कैसे। क्लियर है बात। ठीक, एक काम और करते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं यहाँ साइड में। जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है किसके, लेंथ ऑफ वायर के, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। काम और करते हैं कि इसी कंडक्टर को सेम लेंथ में इसकी थिकनेस को इंक्रीज कर दिया गया, और जब इस कंडक्टर को यहाँ पर थिकनेस इंक्रीज करने के बाद ला करके इस सर्किट में पुट किया गया, यहाँ पर सेट किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मटेरियल सेम है, थिकनेस इंक्रीज कर दी गई। अब क्या हो रहा है, करंट का फ्लो इंक्रीज कर गया। क्या होता है, पाइप में, वाटर पाइप में अगर पाइप ज्यादा चौड़ी हो, उसकी थिकनेस ज्यादा हो, उसका डायमीटर ज्यादा हो, उसके अंदर से वाटर ज्यादा फ्लो होगा ना, है। इस तरह से ही याद रख लीजिएगा आप कि जब वायर की थिकनेस को ज्यादा किया गया तो ऐसे में देखा क्या गया कि यहां पर अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज कर गया, एमीटर की रीडिंग बढ़ गई, और रीडिंग बढ़ गई तो मतलब है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब इंक्रीज करेंगे, ये वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन है, जब मैं इसको और ज्यादा थिक करूंगा तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो एमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी, मतलब ये करंट का फ्लो इंक्रीज करेगा, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शन में है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के एरिया पे, इस एरिया पे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जैसे जैसे इस एरिया को बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए, इक्वलिटी साइन लाने के लिए, यहाँ पर इक्वल करने के लिए यहाँ पर कोई कांस्टेंट आना चाहिए, और जो कांस्टेंट आता है वो आता है रो L बाई A। ठीक, R इक्वल्स टू रो L बाई A, यानी कि यहाँ पर ये जो रो है ये है रेजिस्टिविटी। तीन चीजों पर डिपेंडेंसी है सर रेजिस्टेंस की। इस पे एक वो इंटरनल फैक्टर जिसकी वजह से कॉपर का रेजिस्टेंस अलग, गोल्ड का रेजिस्टेंस अलग, आयरन का अलग, निकल का अलग, क्रोमियम का अलग, हर चीज का, वुड का अलग, प्लास्टिक का अलग। सर ये सब का रेजिस्टेंस का, अरे भैया रेजिस्टेंस है तब तो नॉन कंडक्टर हो गया, है ना। अब इन सारे मटेरियल्स का रेजिस्टेंस जो डिफरेंट है वो इस रेजिस्टिविटी की वजह से है, जो हर मटेरियल का डिफरेंट होता है। जो हर मटेरियल का रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है, उसकी वजह से हर मटेरियल का रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है। और जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है ना सर। जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना कम करंट का फ्लो, यानी कि वो बैड कंडक्टर।
वो बैड कंडक्टर। और जितना कम रेजिस्टिविटी उतना कम रेजिस्टेंस उतना अच्छा कंडक्टर। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब आपके एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में कई सारे मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी दी गई है। उन रेजिस्टिविटी के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम और सबसे अच्छा कंडक्टर, और जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा 10⁻12 में चली जाएगी वो उतना बुरा कंडक्टर यानी कि नॉन कंडक्टर अब आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज मिली रेजिस्टिविटी की और एक चीज मिली लेंथ और एरिया की। ये एक्सटर्नल फैक्टर है। लेंथ में डबल कर दे रहा हूँ, एरिया क्रॉस सेक्शन में डिक्रीज कर दे रहा हूँ। ये दोनों काम करने से मेरे कंडक्टर क्या होंगे, उनके रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएंगे। लेंथ डिक्रीज कर दे रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर दे रहे हैं, ऐसे में हमारे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, क्लियर है? समझ में आ रही है बात? हाँ, आई होप की चीजें यहां तक क्लियर होंगी। R इक्वल्स टू रो L बाई ए। R का जो यूनिट है वो है ओम। और अगर मैं इस रो की रेजिस्टिविटी के यूनिट की बात करूं, तो ये क्या निकल करके आएगा आप बताइए। रो है, L बाई ए है, इसका मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, मीटर एंड मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ओम है तो ये निकल करके आएगा ओम मीटर। आप इसकी कैलकुलेशन आप करके देखिएगा कि ओम मीटर कैसे आ रहा है। यानी कि क्या रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो क्या है, ओम मीटर। इतनी बातें आई होप कि आपको क्लियर होंगी। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है, हमें समझ में आया कि लेंथ को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, डिक्रीज करने पर डिक्रीज करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करने पर डिक्रीज करता है और डिक्रीज करने पर इंक्रीज करता है। तो यहाँ से हमारा ये फार्मूला निकल करके आया R इक्वल्स टू रो L बाई ए। ठीक, इसको आपने याद रखना है, इसको भी याद रखना है। सारे फार्मूलाज एक साथ इकट्ठा भी करेंगे हम एक ही वीडियो के अंदर, एक ही क्लास के अंदर। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि जहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस हमको मिल गया। कई सारी बार ऐसा होता है, अभी मैं कह रहा था आपसे कि हमारे पास जो सर्किट है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हम चेंज नहीं करते, बट करंट इंक्रीज करना चाहते हैं, करंट डिक्रीज करना चाहते हैं। ऐसे में हमारे पास रियोस्टेट नाम का एक मशीन होता है, कह सकता हूँ ना मशीन, क्लास में बोला था। ठीक, रियोस्टेट नाम का एक उपकरण होता है, ठीक, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इसको हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसके अंदर रेजिस्टेंस वेरी करते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंदर क्या चीजें होती हैं, क्यों, जिसका साइन हमने बताया था। अब मैं इस चीज को यहां से रिमूव करता हूं सर। ठीक, वेरिएबल रेजिस्टेंस का हमने साइन बनाया था कि ये है हमारा रेजिस्टेंस का साइन। ठीक, इस रेजिस्टेंस के साइन में अगर मैं एक ऐसा एरो लगा दूं तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, या इस रेजिस्टेंस के साइन में मैं इस तरह से एक स्लाइडर जैसा एरो लगा दूं तो ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, जिसे रियोस्टेट कहते हैं। होता क्या है कि एक पाइप होती है, इस पाइप के ऊपर क्या होता है, वायर्स को, इस पाइप के ऊपर ऐसे बहुत सारे वायर्स को ऐसा कॉइल करके इस पे लपेटा गया है। अच्छा, ये लपेटा गया है और यहां से ये वायर है और यहां से ये वायर है। अच्छा, अब आप बताइए कि इस वायर की लेंथ काफी है, क्योंकि कॉइल करके रखा गया है। इसका रेजिस्टेंस बहुत सारा होगा। यहां से लगाते हैं एक स्लाइडर। ठीक, एक स्लाइडर लगाते हैं जो वायर पे आकर के टच करता है। अब यहां से अगर करंट इंटर कर रही हो, और यहां पर कोई ज्वाइंट ना हो, यहां से सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है, बल्कि हो कहां से रही है,
इस स्लाइडर पे लगे हुए इस स्ट्रिप से यहां से कनेक्ट किया गया हो। सपोज कीजिएगा एक ऐसा बैटरी है, ऐसा बैटरी है और इसको ऐसे कनेक्ट किया गया है। करंट यहां से आया, इस कंडक्टर में जा रहा है, लेकिन यहां से इसको कनेक्ट नहीं किया गया, बल्कि कहां से, स्लाइडर से कनेक्ट किया गया है। तो अगर मैं स्लाइडर को दूर लेकर के जाऊं तो ज्यादा करंट फ्लो, ज्यादा लेंथ से करंट फ्लो होगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। अगर मैं इसको पास लेकर के चलाऊं तो कम वायर के लेंथ से करंट का फ्लो होगा, ठीक, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि इस रियोस्टेट से जो मैंने जिसका इमेज भी यहाँ पर लगा दिया था, और फिर से यहाँ पर इमेज में पुट कर दूंगा, क्या है कि ऐसी सिचुएशन में जब हम इसको स्लाइड करते हैं, इस स्ट्रिप को यहाँ से स्लाइड करके जहाँ टच करेंगे, यहाँ पास में रहेगा तो कम लेंथ टच है, यहाँ दूर आएगा तो ज़्यादा लेंथ से करंट का फ्लो होगा, और इस लेंथ पे डिपेंड करेगा कि उसका रेजिस्टेंस क्या है। तो इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये इसका साइन है, ये इसका साइन है, दो साइन से इसको डिनोट करते हैं। इसके पहले भी हमने सिंबल बताए थे आपको, ठीक। ये सारी चीजें आपकी हुई रेजिस्टेंस के बारे में। अब रेजिस्टेंस के बारे में हमें और क्या चीजें जाननी है। रेजिस्टेंस क्योंकि हम यूज भी कर रहे हैं ना, रियोस्टेट यूज कर रहे हैं और भी रेजिस्टेंस यूज करते हैं, तो हमें रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना आना चाहिए कि ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है सर्किट का, है ना। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में हमें कॉम्बिनेशन किस तरह करना है, उसको ऐड किस तरह करना है, पैरेलल में ऐड किस तरह करना है। तो ये सारी चीजें रेजिस्टेंस के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले यहाँ तक की सारी चीजें, यहाँ तक की जितनी चीजें हमने पढ़ रखी हैं, उन पे बेस्ड जितने न्यूमेरिकल्स हैं, कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो कि अब तक हमने पढ़ लिया है, और इसके बाद उसके बाद की क्लास में हम आएंगे और पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, अदर देन एनसीईआरटी, सारे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 8th लेक्चर में। और फिर 9th लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद की चीजें हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।